दोस्तों पूरा मुद्दा क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि द हिंदू के अंदर भी एक न्यूज़ पब्लिश हुई है यहाँ पर इनकी बाइक राइड को लेकर राहुल गांधी जी की। तो जानेंगे आखिर क्या मुद्दा है यहाँ पर, उसके बारे में सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जिससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा मैसेज किया गया और बोला सर पढ़ाई तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है और घर वालों ने परेशान करके रखा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक कोटेशन है बड़ी प्यारी सी, बोला गया कि समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जब आप लोग का रिजल्ट सही आएगा ना, उस टाइम पर किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब हमारा रिजल्ट आ गया है। तो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अपना 100% जो है, जब अपने टारगेट पर अपना फोकस करते हुए वहां पर अपना पूरा टाइम दीजिए, और जब भी रिजल्ट आएगा उस टाइम पर ढोल जो है समाज बजाएगा, आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। पर लेकिन उससे पहले आप लोग हजार बताते रहना कि यार 3 दिन से सोए नहीं है, प्रॉपर खाना भी नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, भाई साहब इसी में लगे पड़े हैं, पूरे दिन जो है टेस्ट सीरीज लगाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, किसी से फोन पे बात भी नहीं करते हैं। मतलब हजार बातें आप लोग किसी को बता लेना, कोई नहीं सुनने वाला है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर एक इंसान जो है वो उगते सूरज को सलाम करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जिस दिन आप लोगों का सूरज उगेगा उस दिन दुनिया सैल्यूट मारेगी, पर उससे पहले आप लोग कितने भी झंडे क्यों ना गाड़ लेना अपनी पढ़ाई के कि हाँ हम लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया, पर जब तक मेरिट में नाम नहीं आ जाएगा कोई नहीं पूछने वाला है। बोलेंगे हाँ टाइम पास कर रहा है या कर रही है, ठीक है, वो तो घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, कर रही है। और ये ना दुनिया की टेंडेंसी है, इसको आप लोग अपने ऊपर मत लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ये दुनिया के साथ में ऐसा होता है यार। मुझे भी बोला गया था कि घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, पड़ा हुआ है वहां पे दिल्ली में तो ये सबको बोला जाता है यार। तो इसको ये सोचो कि हाँ ये होना ही होना है। और ये वही बात है कि आग का दरिया है और तैर के जाना है। अब सोच लो आप लोग इसको किस तरीके से लेके चल रहे हो। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी चीज़ों पर फोकस करो, ताकि इन सब चीज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख पाओ और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पढ़ाई पर लगा पाओ। और जब जब ऐसी चीज़ आती है ना, उस टाइम पर और ज़्यादा पढ़ाई किया करो। ठीक है, कि हम बताते हैं इनको, तो उस टाइम पर तो और अंदर से आग आनी चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं, इन्होंने मजाक बना के रख रखा है, फिर देखो। ठीक है, तो कैसा रहा कल का दिन और आज का दिन, कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये जरूर बताना। अगर ये नहीं करोगे तो भाई साहब जिंदगी जो है वो हाथों से फिसलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगस्त के महीने में बैठे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये समझ लो कि बस गया, नया साल आया, मिलेगा भी कुछ दिनों बाद में। तो इसलिए सिस्टमेटिक वे में अपनी चीज़ों को लेकर चलो, और टाइम जो है काफ़ी कम है। अगर अच्छे से लेकर चलोगे तो चीज़ें हाथ में रहेंगी। अगर टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे इधर उधर दुनियादारी की चीज़ों में, कभी कहीं लगे हुए कभी कहीं, तो फिर हाथ में नहीं आने वाले हैं। तो अपने ऊपर फोकस करना, और इसके लिए मैंने सबसे आसान तरीका आप लोगों को बता रखा है क्या करना है, वो है SLV प्लानर। कौन कौन भर रहा है जरूर बताना। ठीक है, आज संडे को फंडे बनाते हैं, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे। बहुत प्यारे आर्टिकल है यार, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। इस तरीके से डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। पर उससे पहले इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आप लोगों को बताना है कौन है। तो देखता हूं कौन कौन पहचान पाता है। हालांकि मैं भी बात करूंगा अभी इनके बारे में। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर राहुल गांधी साहब। राहुल गांधी साहब जो है अपनी लेह टू ये पेंगोंग लेक की यात्रा पर यहाँ पर निकले हैं, और ये जो पिक्चर है कल बहुत ज्यादा वायरल भी होती है, यहाँ पर नजर आई। ये किससे रिलेटेड है? ये यहाँ पर आज के इस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको आप लोग समझ पाएंगे। बात की जाएगी किसके बारे में? बात की जाएगी यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे के बारे में, जिसको बोला जाता है यहाँ पर सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस जो है ये बेसिकली 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। क्यों? क्योंकि हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका जन्मदिन है यहाँ पर 20 अगस्त को। तो यहाँ पर इसके उपलक्ष्य में ये सद्भावना दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि राजीव गांधी जी थे। अभी यहाँ पर इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो राहुल गांधी साहब जो हैं वो कहां पर पहुंचे? वो यहां पर पहुंचे बेसिकली पेंगोंग लेक के पास में। और यहां पर आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 370 को चेंज करने के बाद में यहां पर तब से लेके अब तक का यहां पर ये बेसिकली ये इनकी फर्स्ट विजिट यहां पर मानी जा रही है 2019 से अगस्त से, कि लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाते हुए कि टेररिज्म से ऊपर उठ के काम करना है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों को पता है राजीव गांधी जी की जो एक तरीके से हत्या की गई थी यहाँ पर, वो एक इस तरीके की कंडीशन में हुई थी यहाँ पर कि एक तरीके से टेररिज्म उस टाइम पर ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी हावी था। आप लोगों को पता है कि तमिलियन मुद्दा चल रहा था उस टाइम पर। तो इस तरीके से ये एक ऐसा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि देश को यूनाइट किया जा सके। इसके उपलक्ष्य में ये डे जो है ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 20 अगस्त 1944 में इनका जन्म हुआ था।
और 1984 से लेके, ये जरूर इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोग याद रखते हैं, 1984 से लेके 1989 तक ये देश के प्राइम मिनिस्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या थी उस टाइम पर? जो कंप्यूटराइजेशन देश के अंदर में किया गया उस टाइम पर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी जैसी आज की सिचुएशन है। मतलब यहां पर ये है कि जैसे आज के दिन में लोग चिल्ला रहे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, लोगों की जॉब खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस टाइम पर सेम बात कंप्यूटर के लिए की जा रही थी। पर लेकिन आज की डेट में इसी कंप्यूटर ने दुनिया भर की जॉब क्रिएट कर दी। बस फर्क इतना रहता है कि ये स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होकर आती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी यही बातें बोली जा रही है, पर यहां पर थोड़ा सा अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कंप्यूटराइज ने बोला कि ये ऐसे लोगों की जॉब खाएगा जो कि ज्यादा स्किल नहीं है, पर यहां पर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्ड लोगों की भी जॉब खा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको खतरा बताया जा रहा है कि कहां पर जाकर रुकेगा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100 लोगों का काम करने के लिए तैयार बैठा है। तो ये बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों से पूछी जाती है। तो अभी मुद्दा ये बन गया कि राहुल गांधी साहब जो हैं ये अपनी बाइक चलाकर यहां पर पहुंचे और पेंगोंग लेक जो है इस पर इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा जो बर्थ एनिवर्सरी है यहां पर राजीव गांधी साहब की। तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा ये अपनी विजिट तय की गई और उसकी वजह से यहां पर ये पिक्चर जो है कल पूरे दिन वायरल हो रही थी। तो सद्भावना दिवस के साथ में यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप लोग यहां पर पेंगोंग, तो पेंगोंग लेक जाकर सर्च कीजिएगा, यहां पर आप लोगों के सामने खुलकर पेंगोंग लेक आ जाएगी और दोनों में आएगी यहां पर हिंदी और इंग्लिश में। तो इसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है खासकर हमारे देश के अंदर में, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो ये मोस्ट फेमस लेक है लद्दाख के अंदर में। जब लद्दाख की ट्रिप पर आप में से गए कोई आज तक, बताइए जरा। तो वहां पर मोस्ट फेमस लेक है जिसको पेंगोंग सो, टी यहां पर साइलेंट रहता है, सो के नाम से इसको बोलते हैं। तो ये जो लेक है इसको सो का मतलब क्या होता है, पेंगोंग सो को तिब्बतन लैंग्वेज में बोला जाता है हाईएस्ट ग्रास लैंड। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक ऐसी जो लैंडलॉक आप लोगों को लेक यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये लद्दाख हिमालयन रीजन में आप लोगों को नजर आएगी। इसीलिए इसको हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया जो है हमारे देश के पास में ये 1/3 है, बाकी का इसका पोर्शन आप लोगों को बेसिकली चाइना के पास में इसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो चाइना के पास में 2/3 के करीब इसका एरिया देखने को मिलेगा, यानी कि एक सेब के 3 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा हमारे पास में, 2 हिस्से चाइना के पास में, ऐसा बोल सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस लेक के बारे में यार, ये अपना कलर चेंज करती है, ठीक है। तो इसका कलर आप लोगों को ब्लू, ग्रीन, रेड, अलग अलग डिफरेंट कलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है इसके बारे में, ठीक है। एक यहाँ पर ये है बेसिकली, ये यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसका लोकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इस तरीके से आप लोग टॉपिक को तैयार कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ से जाकर आप लोग सर्च कर ले कीजिए कुछ भी डाउट अगर आप लोगों को होता है SLUPD से, ठीक है। एक बहुत ही खतरनाक लेवल की न्यूज निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद में फिर बड़े आर्टिकल डिस्कस करेंगे डिटेल में। उत्तर प्रदेश के द्वारा एक ऐसा स्टेप उठा दिया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यार ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। योगी साहब का माइंड जो है शानदार तरीके से चला और ये जरूरी भी है। इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्य में अगर डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पर बेसिकली जो डेवलपमेंट करने वाला जो सिस्टम होता है उसको चलाना जरूरी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार इम्यूनिटी दे दी गई है किसको, जो कि बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर हो गए, या जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, होटल हो गए, इन सबको एक बहुत ही शानदार तरीके से इम्यूनिटी दे दी गई है। क्या कि उनके खिलाफ डायरेक्ट कोई भी FIR दर्ज नहीं कर पाएगा। ये मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए कोई भी क्या होता था, किसी को भी बिजनेस को रोकने के लिए आप लोगों को पता है हमारे देश में मेंढक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। एक इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींचकर पीछे उसको खींच लो, तो ये कंडीशन रहती है कि अपने आप तो मरना है, सामने वाले को भी मारना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि बेसलेस FIR किसी के खिलाफ न हो, तो सबसे पहले उसकी इंक्वायरी की जाएगी, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद में उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ी इम्यूनिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं कि किसी को हरास नहीं किया जाएगा यहाँ पर। तो इसकी वजह से पहले क्या होगा कि FIR को क्या बोलते हैं, FIR की फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन के खिलाफ तब आएगी जब यहां पर उसकी पहले इंक्वायरी हो सके। तो इसकी वजह से यहां पर क्या होता था, FIR हो गई, सामने वाले को जेल में ले जाके डाल दिया,
तो यहाँ पर ये काफी गलत होता था। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली यही बोला है कि बेसलेस रिपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही थी बिजनेसमैन के खिलाफ, इसकी वजह से यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया। और सबसे खतरनाक चीज क्या थी कि स्टेट का डेवलपमेंट जो है वो इसकी वजह से बिल्कुल हैम्पर हो रहा था। यानी कि स्टेट के अंदर में जो डेवलपमेंट होता है, जो भी बिजनेसमैन करते हैं आकर वहां पर अपना पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए एप्पल कल को उत्तर प्रदेश में आकर अपना एक सिस्टम स्टैब्लिश करने लगे और एप्पल के खिलाफ कल को एफआईआर हो जाए जरा सी देर में, तो क्या होगा? तो यहां पर एप्पल एक इतनी बड़ी कंपनी है कि कई देश की इकोनॉमी नहीं है भाई साहब इतनी जितनी बड़ी कंपनी है। अब उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है तो कितनी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज बनेगी। जैसे वो इंटरनेशनल न्यूज बनी तो दूसरे वाले भी आप लोगों को यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे कि यार यहाँ नहीं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर ये स्टेप यहां पर उठाया गया जो कि बहुत अच्छा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन आप लोगों से क्वेश्चन में डालकर पूछी जा सकती है कि यहां पर ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप लोगों को डिफरेंस करना पड़ेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे किसी का मर्डर वगैरह कर दिया या फिर किसी भी तरीके की कोई ऐसी हरकत कर दी जिसमें बिना एफआईआर के भी दर्ज एक तरीके से पकड़ा जा सकता है। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी यहां पर उसको यही इम्यूनिटी मिलेगी, नहीं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं है। फिर तो पकड़ के धड़ल्ले से कॉलर पकड़ के ले जाएगा घसीट कर और वहां पर जो सजा मिलेगी वो मिलेगी। ठीक है, अभी यहां पर यह बोला गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से यहां पर यह डिसीजन लेना पड़ा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को यहां पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर अभी चीजें देखने को मिल रही है। और जो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किसके लिए, जो कंपनी के जो मैनेजर लेवल के जो भी यहां पर इंप्लॉय है ना, उनके लिए खासकर यहां पर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है ताकि कंपनी का जो सिस्टम है वो ढंग से चलता रहे। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि यहां पर यह बोला गया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 36 लाख करोड़, ये 36 लाख करोड़ यहां पर बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उसको सेव करने के लिए, ताकि यहां पर कल को ऐसा माहौल ना बन जाए कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर यहां पर कुछ और ही चल रहा है, सारे के सारे जो है बेसिकली उनके ऊपर आरोप लगा लगाकर जेल में डाल रखे हैं। तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए यहां पर यह डिसीजन लिया गया है। तो आप लोगों की क्या राय, कैसा है ये डिसीजन? आप लोग अपनी राय के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है किस स्टेट के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया और रीजन क्या है उसके बारे में। और आप लोग अगर कहीं पर आप लोगों से लिखने के लिए भी आ जाए इसके बारे में कि मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ये बिना किसी कंडीशन के बेसिकली एफआईआर दर्ज कर देना बिना किसी रीजन के, तो ये काफी ज्यादा हैम्पर करती है। और अक्सर पॉलिटिशियन के खिलाफ आप लोगों ने देखा होगा ये बड़ी फ्रीक्वेंटली होती है एफआईआर। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में बिजनेसमैन को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में। मच्छर भाई साहब इंसान को ना सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया था ताकि एटलीस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाई जा सके कि मच्छर जनित बीमारी जो है उससे दूर रखा जा सके। तो इसके लिए मलेरिया से बेसिकली लड़ाई करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो 20 अगस्त 1897 में दो सर रोनाल्ड रोज थे, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया यहां पर कि यहाँ पर एनोफिलीज मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो है वो रेस्पॉन्सिबल है मलेरिया फैलाने के लिए। और ये इतनी बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि यहाँ पर कौन सी ये मच्छर है, बेसिकली फीमेल मच्छर है। ठीक है तो फीमेल मच्छर एक तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि मच्छर देखो एक बार मैंने पहले ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि सर देखो मतलब किसी की शादी हो रखी थी तो उन्होंने बोला कि सर मेरी बीवी बहुत परेशान करती है मुझे, कह रहा है कि सर ये देखो मच्छरों में भी औरतें जो है वो बेसिकली नहीं छोड़ रही है, वहां पर भी उन्हीं को खिताब जा रहा है कि काटना है लोगों को और बीमारी फैलानी है। मैंने कहा अच्छा जी ऐसी बात नहीं है, लड़का लड़की दोनों हरकतें सेम करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, याद आ गया, मेरे माइंड से निकल गया था। ये एक वीडियो है जिसका लिंक कल मैंने शेयर किया है। हर एक लड़की को ये वीडियो देखनी है और आप लोगों को समझ में आएगा खासकर कि किस तरीके की सिचुएशन सोसाइटी में देखने को मिलती है। मतलब इसको सुनने के बाद में ना मेरा दिमाग मतलब ये कहते हैं कि लगभग 30-40 मिनट तक मेरा दिमाग ऐसा सुन रहा। मैंने कहा ऐसा कैसे यार, कैसे मतलब इतनी बुरी कंडीशन कैसे की जा सकती है। ये बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल की है। और खासकर एक तरीके से जो नहीं, ये परिवार वालों को भी दिखाना जो एक तरीके से लड़कियों को शादी करने के लिए बोल देते हैं पहले ही कि हाँ एक तरीके से पैरों पर खड़ी नहीं है, शादी करने के लिए बोल दिया। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। एटलीस्ट लड़की को सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, जहां तक मुझे लगता है पर्सनली। तो ये वीडियो जरूर देखना। लड़कियों को तो सबको देखना है, ठीक है, लड़कियों को सबको देखना है कैसी कैसी कंडीशन फंसती है, कैसे कैसे लोग फंस जाते हैं। और लड़कों को भी देखना है क्योंकि इसके अंदर में जो कहानी सुनाई गई है ना, उसमें खासकर जब कैंसर से लड़ने के बाद भी वो कहानी सुनाई गई है, जिंदगी में किस तरह की कंडीशन हुई, इनकी सिस्टर को मार दिया गया। और इसमें जो सबसे लास्ट वाली लाइन है ना,
वो आप लोगों का दिल छू लेगी। ठीक है, लास्ट वाली लाइन है इस वीडियो की, वो आप लोग जरूर सुनना, आप लोगों का दिल छू लेगी। वो एक ऐसी लाइन बोलेगी कि आप लोगों को अंदर से मोटिवेट करके रख देगी। इसको जरूर देखना यार आप लोग, और दूसरों के साथ भी शेयर करना, ऐसी चीजें जरूर शेयर किया करो ताकि सोसाइटी में इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैल सके। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मेरे माइंड से निकल गई थी, मैं सोच रहा था बताना है, पर माइंड से निकल गई थी। अभी ये जब मच्छर वाली बात सामने आई तो आ गई याद। तो अभी यहाँ पर देखो बात की जा रही है कि किस तरीके से हार्नेस करना है इनोवेशन, ताकि रिड्यूस किया जा सके मलेरिया डिजीज बर्डन को और लाइफ को सेव किया जा सके। ये थीम लास्ट ईयर की है, क्योंकि अब की बार इन्होंने कोई थीम जो है वो पब्लिश नहीं की है। तो फिलहाल के लिए अभी यही थीम है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, और कुछ अपडेशन आएगा तो आप लोगों को फिर बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग माइंड में बिल्कुल क्लियर रख के चल सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रखना है। ओके, इसी के साथ में याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया था फ्री टेस्ट सीरीज है सबके लिए ऑल इंडिया लेवल पर। जो भी इसमें टॉप 50 जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनको एक पर्टिकुलर कोड दिया जाएगा, जिसमें स्टडी लवर जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जितनी भी क्लासेस हैं उसमें 33% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा पर टॉप 50 को। ठीक है, जिनको ऑलरेडी मिल चुका है उनको यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल चुका है। कोई कमिंग अगर चीजें देखने को मिलेगी तो तब देख लेंगे अभी, पर लेकिन जिनको ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा नहीं कि सर हमको दे दो हमने तो ऑलरेडी ले लिया है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो कि यहाँ पर बेसिकली कोई पर्टिकुलर इनरोल करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। तो देखता हूं कौन कितने अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। 9:30 बजे एग्जैक्ट ये पब्लिश हो जाएगा पेपर, और मैंने आप लोगों को बताया था कि कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर ये सबके लिए रहेगा। यहाँ पर जो यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट वाला है, इसमें आप लोगों को ये जो पेपर नंबर 4 आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, बेसिकली ये है जीएस पेपर टेस्ट नंबर 4। तो इसके में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो टॉप 50 देखता हूं कौन आता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आज तक का एजुकेशन के ऊपर पढ़ाया गया वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आप लोगों का होने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों को एक ट्रांजिशन समझाएगा। ट्रांजिशन मतलब नॉर्मली हम लोग बात करते हैं यार, हम लोगों ने पहले बात कर ली कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा हुआ करता था, जिसके बारे में हम लोग बात करते थे, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन सिस्टम। आज की डेट में हम लोगों ने क्या लॉन्च कर दिया, हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी, और उसमें हम लोगों ने पीएम ऊषा प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया। तो ये तो सब पढ़ लेते हैं कि यार पहले वो सिस्टम था, फिर ये सिस्टम है, पर लेकिन ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, ये उस सिस्टम से इस सिस्टम पे शिफ्ट कैसे हुआ जा रहा है, एक तो ये बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं। और यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इसमें पहले कौन कौन से प्रोग्राम थे जिनको सब्ज्यूम करके अब नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए, और ऐसे नए प्रोग्राम आ रहे हैं। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिनके ऊपर मैंने कहते हैं कि भाग भाग कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बड़े ही आसान शब्दों में, तो फिर आप लोगों को पहले वाली चीजें भी समझ में आएगी, आज के वाली समझ में आएगी, और किन किन को मिक्स कर कर नया सिस्टम क्रिएट किया गया है। उन्हें कहते हैं कि पुरानी 4-5 सब्जी बची हुई है, उनको मिक्स कर कर एक नई सब्जी बना दो भाई साहब, मिक्स वेज बन गई। तो मिक्स वेज है क्या आखिर तो वो मिक्स वेज के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा, और बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यानी कि एजुकेशन सिस्टम का ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल होने वाला है, और इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज भी होने वाली है, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। न्यूज में क्या है पहले मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूं यहाँ पर, ताकि आप लोग चीजें समझ सकें। जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर, मुद्दा है कि 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि 14 राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंक्लूडिंग केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये अभी इनके द्वारा अभी साइन नहीं किया गया। बाकी मतलब ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे। इन्होंने क्या किया अभी यहाँ पर एमओयू होता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरीका एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब कोई भी ऐसी बात जिसमें कि हाँ दोनों पार्टी सहमत हो कि भाई साहब ऐसा काम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम है उसका पार्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया है। अब यहाँ ये जो बातें आप लोगों को बोली गई इनको सबको भूल जाओ, मतलब एक तरीके से ये सोचो कि हमने कुछ अभी पढ़ा नहीं है। अब मैं आप लोगों को स्टेप वाइज स्टेप लेके चलने वाला हूं ताकि आप लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम समझ सकें और एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अब तक कैसा था, अब तक कैसा था मतलब अब चेंज हो गया क्या? जी हाँ, अब चेंज हो गया है। जब से हमारे देश में 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी तब से चेंज हो गया है। पर लेकिन अब तक कैसा था ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक ऐसा था जैसा ये पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है।
हमारे देश में नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बात करते हैं प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें आप लोगों को बच्चे को जैसे स्कूल में जाना कैसे है, बैठना कैसे है, क्या क्या चीजें मतलब एक तरह से ना उसको एटिकेट सिखाए जाते हैं। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री बेसिकली एजुकेशन सिस्टम। ये प्री प्राइमरी जो है ये नॉर्मली मान के चलते हैं कि एक तरीके से ये एज जो है इसकी काउंट की जाती है कि हाँ ठीक है, हम लोग इसको 6 साल तक का प्री प्राइमरी मान लेते हैं कि बच्चे को एक तरीके से एक आदत डलवानी है एजुकेशन सिस्टम की। दूसरा है यहाँ पर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री में भी दो है यहाँ पर, एक को बोलते हैं प्राइमरी और दूसरे को बोलते हैं अपर प्राइमरी। प्राइमरी हो जाता है आप लोग का 5वीं तक का, मतलब कि 1 से लेके 5वीं तक का आप लोग का प्राइमरी हो गया। अब जब आप लोग यहाँ पर बात करते हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं तक का, तो फिर आप लोग का अपर प्राइमरी हो गया। इसके बाद में जब नेक्स्ट एरिया पर हम लोग जंप करते हैं, ये है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में जब बात करेंगे, वो सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन में तो 2 आ जाएंगे, एक तो सेकेंडरी आ जाएगी और दूसरा आ जाएगा सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी है बेसिकली 9th and 10th और सीनियर सेकेंडरी हो गई 11th और 12th। यहां तक का आप लोग का जो है ये एजुकेशन सिस्टम जो है, जो लोअर एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब इसमें सारी चीजें जो भी तिकड़मबाजी आप लोग करते हैं, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमटेक या फिर बीए, जो भी आप लोग करते हैं वो सारी की सारी हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में आ जाती है। कुछ ओवरलैप भी है, जैसे 10वीं के बाद में पॉलिटेक्निक करते हैं, ये आप लोग देखा होगा, तो यहाँ पर ये एक ओवरलैप हो गया, तो इसको आप लोग एक तरीके से एक्सेप्शन ले सकते हैं। पर नॉर्मली हायर एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं जो 12वीं के बाद आती है। अब ये सिस्टम मैंने आप लोगों को क्यों बताया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अक्सर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एग्जाम में आप लोगों से स्कीम का जब नाम देते हैं तो बोलते हैं कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। अब किसी को ये नहीं पता कि एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या। अगर उसको एलिमेंट्री एजुकेशन पता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यही नहीं पता है तो फिर तो मतलब क्वेश्चन ही पकड़ में नहीं आ रहा, भाई साहब बोल के क्या चला गया एग्जामिनर। तो पहले एलिमेंट्री एजुकेशन पता होना चाहिए कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, ये जो सेकेंड एजुकेशन क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इसी के साथ में हायर एजुकेशन। अब इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। अब उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, बस आप लोग सुनते हुए चलिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा कि शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, न ऐसा सुना है ना आप लोगों ने। तो ये क्या है, ये बेसिकली शिक्षा है अनमोल रतन सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो जो सर्व शिक्षा अभियान जिसको आप लोग SSA बोलते हो, ये बेसिकली एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन के लिए हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया था। मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर में आप लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग का पूरा सिस्टम उन्होंने कवर कर लिया, पहली से लेके यहां पर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि 8वीं क्लास तक का जो सारा सिस्टम है ये सर्व शिक्षा अभियान में आ गया। तो ये आप लोग पूरा पोर्शन यहां पर बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो पहली से लेकर यहां पर 8वीं तक की जो पूरी एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें प्राइमरी भी आ गई, अपर प्राइमरी भी आ गई। तो इसको आप लोग मोटे मोटे तौर पर ऐसा बोल सकते हैं। इसी के अंदर जब आप लोग बात करते हैं, आप लोगों ने सुना है कि हमारे संविधान के अंदर में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसको 86वां संविधान में संशोधन आप लोग बोलते हो। ये कब किया गया था, 2002 में किया गया था। इसमें क्या किया गया, इसमें इसी एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में से एक पोर्शन निकाल लिया 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए, और उनको बोला गया कि 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, उनको हम लोग आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। मतलब क्या हो गया, मतलब आर्टिकल 21 है क्या, आप लोगों को ये तो पता है, कई बार आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ रखा है कि पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, जिनको आप लोग आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का पढ़ते हो। अब इसके अंदर में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमको बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, यानी कि हर एक इंसान जो जिंदा हो गया है, जिंदा है, धरती पर पैदा हो गया है, उसकी एक लाइफ है, तो उसकी लाइफ के बारे में आर्टिकल 21 बात करता है। अब जब इंसान जिंदा है तो एक अच्छी लाइफ जीने की भी सोचेगा, वो कैसे जिएगा, जब उसको एजुकेशन मिले। तो इसी के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को बेसिकली ऐड कर दिया गया 21A के अंदर में। तो इसलिए यहां पर आप लोग देखते हैं कि राइट टू लाइफ के साथ में ही एजुकेशन को इसलिए इंक्लूड किया गया कि लाइफ तभी तो अच्छी होगी जब उसको एजुकेशन मिलेगी। तो इसको एक फंडामेंटल राइट के तरीके से यहां पर बना दिया गया। 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए बोल दो कोई आप लोगों से, या फिर सीधा बोल दे 1 से लेके 8वीं क्लास तक के लिए। समझ में आ गया, 1 से लेके 8वीं क्लास तक के लिए कोई आप लोगों से बोल दे, या फिर 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए बोल दे। तो इसमें बेसिकली कवर किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया सर्व शिक्षा अभियान के बारे में।
अब दूसरे नंबर पर जब यहां पर निकल कर आता है, एक और सिस्टम लॉन्च किया गया। चलो 8वीं तक का तो यार यहां पे कवर कर लिया, अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का क्या करेंगे? उसके लिए इनके द्वारा दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वो दूसरा प्रोग्राम क्या है? उसका नाम इनके द्वारा रखा गया एक पर्टिकुलर एक्रोनिम के साथ में, जिसका नाम यहां पर रखा गया RMSA। मतलब क्या इसका? इसका मतलब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यानी कि अब मिडिल एज के बारे में बात कर रहे हैं। मिडिल एज के बारे में जैसे मैं बात करूं तो आप लोग बोल सकते हैं कि 9th से लेकर नॉर्मली इसको आप लोग 12th बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें बोल सकते हैं इसलिए बोला कि जैसे कि यहां पर इसमें 9th और 10th तो कंप्लीट ढंग से कवर किया है, 11th और 12th के कई सारे कुछ सर्टेन कंपोनेंट जो कि इंपॉर्टेंट थे, तो वो इनके द्वारा इसके अंदर में इंक्लूड किए गए। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किसके लिए हो गया? तो ये 9th 10th 11th और 12th, तो 4 साल के लिए यहां पर ये आप लोगों का देखने को मिलेगा। यानी कि पहले वाला जो हो गया 1 से लेके 8वीं क्लास तक का हो गया। इसके बाद में इसको बोलते थे आप लोग सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। यहां पर दूसरा हो गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये 9 10 11 12 के लिए हो गया। अब यहां पर आगे बात आ गई, चलो यहां तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हायर एजुकेशन के बारे में क्या करेंगे? अब इसके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, तो इसके लिए इनके लिए एक अलग से सिस्टम फिर लॉन्च किया गया। अब जो पूरा का पूरा फोकस करेगा हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में, वो जो होगा आप लोगों से वो 12वीं क्लास के बाद में होगा, यानी कि 12th प्लस के लिए। और उसका नाम रखा गया क्या? उसका नाम रखा गया रसिया। रशिया की स्पेलिंग क्या होती है? बताइए आप लोग, रसिया की स्पेलिंग क्या होती है? तो उसमें से आप लोग RUSA निकाल ले, या फिर R के सामने आप लोग बोले RUSA, ठीक है। RUSSIA, नॉर्मली ये रसिया बोलते हैं आप लोग यहां पर। तो इसको याद रखने के लिए आप लोगों को बेसिकली मैंने ये बोल दिया है। वैसे आप लोग अपने हिसाब से इसको जो है बेसिकली याद, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, मेरा बेसिक पर्पस था कि आप लोग बेसिकली इसको याद रख सकें, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको याद रखेंगे तो उससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों के माइंड में फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो RUSSIA, ठीक है। तो RUSSIA में से आप लोगों को क्या करना है? RUSA निकालना है आप लोगों को। तो एक S का काउंट कर दो और एक ये एलिमिनेट कर दो, तो आप लोगों का रूसा बन जाएगा। या फिर ये RUSA आप लोग याद रख लो। ये किसके लिए हो गया? ये वैसे आप लोग ऐसे याद रखते हैं जैसे एडवांस कंट्री है रसिया भी और यूएसए भी, तो ये एडवांस एजुकेशन सिस्टम के लिए हो गया, यानी कि अपर एजुकेशन सिस्टम के लिए हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि ये हो गया आप लोग का 12वीं क्लास के बाद में राष्ट्रीय जो आप लोग यहाँ पर उच्चतर शिक्षा अभियान हो गया। तो यहां तक का ये सारा का सारा सिस्टम जो है, ये हमारा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करने के लिए ये सारी की सारी स्कीम जो है वो हमारे देश में लॉन्च की गई थी। अब जब ये हमारे देश में सारी की सारी स्कीम ये सारे सिस्टम को फॉलो करके चल रही थी, पर लेकिन जो इंप्रूवमेंट एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा था। इसलिए हम लोग क्या लेकर आए? हम लोग इसके बाद में लेकर आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 की हमारे पास में। उसमें क्या किया गया? उसमें अब जो ये सारा सिस्टम था अभी सिस्टम के अंदर में चेंज करके एक नया सिस्टम उनके द्वारा इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों को पता है। यहां पे हम लोग बात करते थे 1 से लेके 12वीं क्लास तक का, तो इन्होंने यहां पर इस सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर डाला। अब पूरा सिस्टम एक डिफरेंट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब नए एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो 10+2 वाला एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, और उसको रिप्लेस करने के बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5+3+3+4 वाला सिस्टम यहां पर लॉन्च कर दिया। मतलब क्या है? मतलब जैसे यहां पर 6 साल की बात की जा रही थी कि 6 साल के बाद में 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे थे, 1 से लेके 8वीं क्लास की एजुकेशन के बारे में। तो 6 को भी घटा के इन्होंने 1 साल नीचे लेकर आ गए। अब इन्होंने 5 साल बोल दिए यहां पर, यानी कि 5 साल अगर बात करें आफ्टर 5 ईयर, यानी कि प्री प्राइमरी की जो बात कर रहे हैं यहां पर ये, तो स्टूडेंट को किस तरीके से स्किल बेस पर उनका इनहेंसमेंट किया जा सकता है। तो इसका इन्होंने डिवीजन कर दिया कि अलग अलग एज में डिवीजन होना चाहिए। 5वीं साल का बच्चे को कुछ अलग प्रोवाइड कराना, 8वीं साल के बच्चे को फिर अलग। तो इस तरीके से इन्होंने इसको एक अलग सिस्टम में क्रिएट कर दिया आज के टाइम की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो ये सिस्टम आप लोगों के सामने अभी निकल कर आ गया जिसके बारे में भी बात की जा रही है। ये किस तक के हो गया आप लोग यहाँ पर? ये इनके द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में। अभी जो यहाँ पर ये पीएम जो आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पीएम ऊषा के बारे में, अब इसकी मैं बात आप लोगों से करता हूं। पीएम ऊषा जो है इसको बोला गया प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। आप लोग बोलोगे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे RUSA था, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी
उसमें जो यहाँ पर बेसिकली राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, जिसको आप लोगों ने RUSA का नाम दिया था, उसी वाले सिस्टम को आप लोग बोल सकते हैं कि इनहेंस कर कर यहां पर इन्होंने PM ऊषा बना दिया उसका, ठीक है, PMUSHA। तो ये एक तरीके से उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ रखा है अभी काफी ज्यादा है। तो इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो सिस्टम को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो कैसे इसको लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारी बातें की जा रही है। कोई बोल रहे हैं इसको कि एक तरीके से कितनी स्टेट के लिए कि ये तो यार 6 स्टेट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 14 की इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जो सर्टेन चीजें होती है क्वेश्चन हमेशा उसी के ऊपर पूछा जाता है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी कई सारे स्टेट जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि भाई साहब जो एजुकेशन है वो पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में हुआ करता था, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जो 42nd यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया था, ये किया गया था 1976 में। तो उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में से निकालकर उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। मतलब क्या हो गया, संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे 7वां शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट रखी हुई है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें सेंटर कानून बनाते हैं, जो भी उसमें सब्जेक्ट रखे हैं जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, इन पे सेंटर ही कानून बनाएगा, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। स्टेट लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी बातें इनमें यहाँ पर कौन करता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें स्टेट लेवल पर, तो स्टेट कानून बनाते हैं और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। पर लेकिन अगर सेंटर ने कानून बना दिया तो उसको ज्यादा पावर रहेगी स्टेट के कंपेयर में, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर इसीलिए ताकि एजुकेशन में काम कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट लिस्ट में से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। 42वां संविधान संशोधन, और इतना इंपॉर्टेंट है ये जिसकी कुछ हद नहीं है, इसको याद रखना क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रिसेंटली अभी। तो 1976 में यहां पर ये संविधान में संशोधन करके ये चीज यहां पर इनके द्वारा ऐड कर दी गई। तो इसकी वजह से यहां पर स्टेट कई सारे चिल्ला रहे हैं। इवन तमिलनाडु ने भी यहां पर अभी यही बोला है कि भाई साहब जो हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था उसको स्टेट लिस्ट में वापस लेकर आओ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मनमाने तरीके से कई सारी चीजें थोप रही है। जैसे अभी नीट के बारे में आप लोग बात करें, उसको लेकर कई सारे स्टेट जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि वहां पर जो उनकी मेडिकल की सीट वो भरा करते थे वो अब सेंटर के थ्रू यहां पर होकर आने लगी है। तो इसके चलते बहुत बड़ा एक तरीके से चेंज देखने को मिला। हालांकि ये वैसे बोला जाए तो सही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत घपला चलता था स्टेट लेवल पर लेकिन ये भी है कि इसकी वजह से कुछ एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी दादागिरी चला लेती थी, तो उनकी खत्म हो गई। तो कई बार तो ये बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड कर दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाकर, इन सब चीजों को लाकर। क्यों? क्योंकि पहले ये स्टेट सब्जेक्ट था, इनके राज्य काम करेंगे। अब यहां पर जब ये 42वां संविधान संशोधन किया तो कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया। अब क्या हो गया, इसका मतलब कि सेंटर भी काम करेगा और स्टेट भी काम करेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि ये कॉन्सेप्ट जो है अब ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बन गया, यानी कि संघवाद का ढांचा बन गया, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, अब इसके ऊपर एक कोई काम नहीं करेगा। तो ये इसकी पॉजिटिव चीज भी हो जाती है, यानी कि हर एक की कोई पॉजिटिव चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई सारे लोग उसको नेगेटिव चीज बताएंगे। आप लोगों को ये देखना है कि बैलेंस कैसे, आप लोगों को क्वेश्चन भी कोई लिखना है ना उसके ऊपर, तो आप लोगों को बैलेंस कहां पे बनाना है, तो आप लोगों को वो चीज बेसिकली यहां पर ध्यान में रख के चलनी है। क्योंकि देखो एग्जामिनर में जो यहां पर जो एक तरीके से आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में लिखे जाते हैं वो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे जाते हैं। उनका बेसिक पर्पज क्या रहता है, उनका तो बेसिक पर्पज ये रहता है कि उनको बेसिकली न्यूज़पेपर में कुछ चीजें छापनी है, जिसको पढ़नी होगी पढ़ लेगा, वो आप लोगों के एग्जाम के ध्यान में रख के नहीं छापते हैं, वो अपने हिसाब से छापते हैं। तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। अपने हिसाब का कंटेंट आप लोगों को न्यूज़पेपर में से निकालना पड़ेगा, और वही काम मैं आप लोगों के लिए करता हूं। अलग अलग न्यूज़पेपर में से ये चीजें आप लोगों के लिए उठाकर लाई जाती है, प्लस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दी जाती है, ठीक है। अभी यहां पर बात करें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में, तो यहां पर ये कैसी स्कीम होगी। अब आप लोगों को मैंने बताया कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी स्कीम होती है, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। अब रीजन क्या है, क्योंकि एजुकेशन कॉन्सेप्ट है और एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे भी दोनों मिलकर ही काम करेंगे, तो इसलिए यहां पर ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो कैसे यहां पर अभी हम लोग एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे एरिया में जहां पर वीक है एजुकेशन सिस्टम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, अपना डिग्री कॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, किस तरीके से उसको आगे लेकर चलना है, वो सारी की सारी बातें यहां पर इसके अंदर में की गई है। तो इसके चलते यहां पर क्या हो रहा है, इसके चलते यहां पर यह कि जो जो भी दिक्कतें थी उनको दूर किया जाएगा। अब कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे मॉनिटर करना है, स्टेट को लेकर कैसे चलना है, इसको लेकर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी देनी है। तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट के, जब डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो स्टेट के अंदर में आते हैं, तो कई बार सेंटर डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करने लगता है, तो कई बार ये बोलते हैं कि हमारे एरिया में आकर घुस रहा है यार सेंटर गवर्नमेंट।
पर लेकिन सारी चीजों की एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है पैसा, यानी कि फंडिंग। अगर फंडिंग ही नहीं आएगी तो फिर सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। और फंडिंग सबसे बड़ी डिपेंडेंट रहती है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से प्रोवाइड कराए। स्टेट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में ओनली 40% देने वाली है, 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाला है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रोक कर उसको बैठ जाती है तो कैसे इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है इस पूरे सिस्टम की। तो ये एक बहुत ही एक बेहतरीन एक आर्टिकल था जिसमें एक एक पॉइंट मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझाया पीएम एजुकेशन के बारे में। यहां पर जो पीएम ऊषा, कौन कौन सा एजुकेशन सिस्टम होता है, कैसे कैसे आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, कहां कहां पर क्या क्या था, पहले सर्व शिक्षा अभियान, फिर किस तरीके से आरएमएस आया, फिर कैसे रूसा आया यहाँ पर, इसी के पैटर्न में कैसे फिलहाल हम लोगों ने 10+2 को कन्वर्ट किया और कैसे कैसे कौन सी लिस्ट में क्या क्या आता है, ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पीपीटी में भी देखने को मिल जाएंगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, तो इनको अच्छे से आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुने, मेरे दिल से को भी तसल्ली हो जानी चाहिए थोड़ी सी, और वो कैसे होगी, वो होगी आप लोग के क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, इस क्वेश्चन का आंसर दो, और लेटेस्ट पैटर्न पे है यहाँ पर ये, जो कि स्टेटमेंट 1, 2 करके आप लोगों से पूछेगी, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। बात क्या की जा रही है, ढंग से पढ़िए इस क्वेश्चन को। बात की जा रही है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा। ठीक है, तो ये इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोला गया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा बोला गया इसका एम जो है वो यहां पर विद ओवर 300 जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग स्टेट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड जो है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। की ऑब्जेक्टिव है कैसे की एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या हो गया, आंसर है यहां पर सी, यानी कि स्टेटमेंट जो है सारी की सारी करेक्ट है। ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है आप लोग की करेक्ट देखने को मिलेगी इसमें। तो 300 के करीब यहां पर 300 से भी ज्यादा को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन यहीं पर ही लुटिया डूब जाएगी। क्यों, क्योंकि ये है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो सी लगा दिया, लगाना था डी, पढ़ा लिखा सारा क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़ने लिखने बैठो चीजों को, तो आप लोगों को ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि भाई साहब उसमें कौन सी चीज सही पूछ रहा है और कौन सी गलत पूछ रहा है। एग्जाम में यही आप लोगों को बस फोकस देना है। इसलिए मैं कहता हूं कि डेली एटलीस्ट जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के उनको जरूर प्रैक्टिस किया करो। और यही सारी बातें आप लोगों में बताता हूं, जब आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो डेली आप लोगों को क्विज देखने को मिलता है, तो क्विज सबके लिए है, उसको जरूर अटेम्प्ट करो। सोचो डेली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, आप लोग 6 दिन में 60 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से आप लोग देखकर चलो। इसी तरीके से जब आप लोग इनके लिए बात करते हो 1 महीने में कितने क्वेश्चन हो गए, तो ये पैटर्न अगर आप लोग पकड़ लोगे तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग के माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा, कैसा भी आर्टिकल लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड में बता सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता समझ में आया या फिर नहीं आया मुझे पता चल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आगे आने वाले लेक्चर में उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट लेकर नहीं जाना है। ओके दोस्तों, जो जंगल होते हैं उनको हम लोग एक तरीके से जो पृथ्वी के लंग के तरीके से देखते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो जीवन है वो कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं, जो एक तरीका इन्वायरमेंट हमको मिला है, उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर उन्हीं जंगलों के अंदर में आग लगने लगे, वो जंगल जो हैं वो बर्बाद होने लगे, तो इसका मतलब समझिए कि एक ऐसी एक आप लोग इंडिकेशन बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है वो जीवन की तरफ को एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आने लगेगा कि जीवन कब तक सस्टेन पृथ्वी के ऊपर रहने वाला है, यानी कि कब तक जीवन जो है पृथ्वी के ऊपर में इसी तरीके से रहने वाला है जैसे चला हुआ आ रहा है। अगर ये आग, अगर ये जिस तरीके चीजें सिचुएशन क्रिएट होती है कई बार की, जैसे अभी आप लोगों ने देखा अमेज़न के जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर के साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह बाढ़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, फॉरेस्ट फायर बहुत ही लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। जहां फॉरेस्ट फायर आपने आप नेचुरली नहीं लगती है, वहां पर इंसानों की हरकतों की वजह से देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसपे एग्जामिनर की भी नजर जाती है कि हाँ यार, ये सोसाइटी में हर एक देश के अंदर में किसी न किसी तरीके से चीज देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा जंगलों में आग लगती हुई पाई जाती है, तो इसके चलते आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात की जा रही है हवाई आइलैंड के बारे में, तो यहां से तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाएगा। और ये आर्टिकल द हिंदू के द्वारा भी और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी काफी तसल्ली में कवर किया गया, तो मैंने सोचा कि डिटेल में कवर करेंगे बहुत ही प्यार से इस आर्टिकल को, ताकि सारी बातें आप लोगों की समझ में आ जाए। पर लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो बात समझ में आती है, पर घटना जो है वो दुखद है, यानी कि 100 से भी ज्यादा लोगों की जान इसमें अब तक जा चुकी है। और जब 100 लोग बोले जाते हैं तो लगा के चला करो कि जितना लिखा हुआ है उसमें 3 या फिर 4 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्योंकि न्यूज में जो बातें निकल कर आती हैं वो हमेशा कम आती है, ताकि सोसाइटी में पैनिक न फैले और मीडिया जो है उसको तूल बनाकर लोगों के सामने न परोसे।
तो जितने भी लोगों की जान वगैरह जाती है उससे कम ही यहाँ पर बेसिकली इसको बताया जाता है। तो पूरा मुद्दा क्या है वो हम लोग समझेंगे। ये पोल्यूशन वाला जो सेक्शन है जीएस पेपर 3 का, उसके साथ में भी आप लोग देख सकते हैं कि हवाई जो बेसिकली यूएसए का एक स्टेट है, वहां पर एक पर्टिकुलर आइलैंड है, उसमें भी पर्टिकुलर रीजन है जिसका नाम है यहाँ पर मौई। तो उसमें यहाँ पर ये आग देखने को मिली और जिसमें जंगल जो है वो जलकर तहस नहस हो गए। पहले आप लोग एक मैप में देखें तभी आप लोग चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। वही कहते हैं कि आइए आप लोगों को साइट पर लेकर चलता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन पर जहां ये दुर्घटना देखने को मिली। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हवाई आइलैंड। इसमें आप लोगों को छोटी छोटी कई सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल अगर इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमारी कंट्री में अंडमान है, निकोबार, और इसी के साथ में जो लक्षद्वीप जो आइलैंड वाला द्वीप समूह है, वहां पर जिस तरीके से फ्रेगमेंटेड आइलैंड देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आप लोग जैसे नीचे यहाँ पर जाओगे तो इधर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, इसके जस्ट नीचे आप लोगों को यहाँ पर ये लोकेशन देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ता है। तो ये हवाई आइलैंड है, बाकी का पूरा यूएसए जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो ये पॉइंट एटलीस्ट आप लोग जरूर याद रखेगा। और किसी भी चीज को अगर समझना हुआ करे तो अपने देश के कंपेयर में आप लोग देखा करो, तो चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, जब ऊपर से यहाँ पर इसको देखा गया तो कुछ इस तरीके से जंगल जो हैं वो जलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में तहस नहस हो रहे थे। हालांकि कई सारे लोग इसको ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर ये जंगल वगैरह जो है जानबूझकर जलाए जाते हैं ताकि यहाँ पर इस एरिया को अलग तरीके से डेवलप किया जा सके, खासकर जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा का पूरा जो हवाई जो आइलैंड है उनके द्वीप समूह आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग एरिया में। और ये पर्टिकुलर जो जंगल जला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई। ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में देखो कि हवाई के जंगलों में आग से हाहाकार, हजारों घर जले, अब तक 33 लोगों की जो जान गई। ये डेटा बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई बोल रहा है 33, कोई बोल रहा है 70, कोई बोल रहा है 100। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर डेटा ऐसा होता है कि उसके बारे में अंदाजा लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल रहता है। किसको क्या पता कि ग्राउंड लेवल पर क्या कंडीशन है, सब एक अंदाजे के हिसाब से यहाँ पर बातें करते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। जब भी कोई इस तरीके से आग लगती है कहीं पर भी यहाँ पर, तो सबसे बड़ा जो रीजन नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिलता है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यानी कि आखिर आग लगी तो लगी क्यों, तो दो रीजन नॉर्मली बोले जाते हैं यार। एक तो बोला जाता है कि मैनमेड मतलब हमारे जैसे इंसानों के द्वारा की गई कुख्यात हरकत। यानी कि मान लीजिए कोई जंगल में है, कोई एक शैतान टाइप का आदमी बीड़ी सिगरेट पी वहां पर फेंक दे, जरा सी देर में पूरे जंगल में आग लगी, क्योंकि नीचे जो है सूखे पत्ते पड़े रहते हैं, तो पूरा जंगल जो है वो आग की चपेट में आ गया। ये गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं के जो सूखे हुए खेत या फिर कई बार जो है ईंख जो होते हैं, गन्ने का जो खेत होते हैं, वो जलकर राख हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में नेचुरल कोज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेचुरल कोज कैसे रहते हैं, ये भी कई तरीके के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो फॉरेस्ट होते हैं इतने सूखे होते हैं कि उनकी जब झाड़ियां टहनियां आपस में रगड़ती हैं तो वहां पे भी चिंगारियां कई बार डेवलप होती हैं। या फिर और भी कई सारे रीजन, जैसे आसपास वाले रीजन में अगर कोई वोल्केनो वगैरह है उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, दूर तक जब उसकी चिंगारियां जाकर फटती हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से वोल्केनिक एक एक्टिव वोल्केनो बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो बार बार फटते रहते हैं। तो वो भी बात यहाँ पर सामने निकल कर आती है। तो फायर जो है अब तक एग्जैक्ट कोज क्या है फायर का, वो अभी स्टिल नॉट सर्टेन। यानी कि यहां पर आखिर आग क्यों लगी इसका अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता हुआ है यहाँ पर कि आग क्यों लगी। अगर हम लोग देखें यहाँ पर पहले भी आग लग चुकी है क्या, जी हाँ। अगर बात करें 2000 से लेके 2017 तक का, ये खुद यूएसए की गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने बताया कि 85% ऑफ वाइल्ड फायर जो है यूएसए के अंदर में वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें कई बार कूड़े करकट को जलाने वाली बात आ गई, या फिर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी ने सिगरेट पीकर वहां पर फेंक दिया। ये एक तरीके से ना ये सारी जो चीजें होती हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर में आती है। यानी कि इनको आप लोग एंथ्रोपोजेनिक अगर वर्ड भी लिखा हुआ आ जाए ना तो ये मत बोलना कि यार ये क्या हो गया, सर ने तो ह्यूमन बोला था, ये तो एंथ्रोपोजेनिक आ गया। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। ठीक है, और नेचुरल कोज में मैंने बताया कि वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया, या आप लोगों ने देखा कई बार क्या होता है लाइट जब आती, एक तरीके से ना बारिश जब होती है तो जो बिजली कड़कना जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर, तो ये बहुत बड़े रीजन है जिसकी वजह से आग लगती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो जो ये पर्टिकुलर हवाई आइलैंड में एक आइलैंड जिसका नाम है यहाँ पर मुई,
इसमें आप लोगों को देखने को मिला कि 1 ऑफ द 6 जो एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेंगे जहां पर आग लगती है, यहां पर नजर आती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ड्रोथ यानी कि सूखा ड्राई लैंड आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं जिसकी वजह से यहां पर दिक्कतें निकल कर आती है, और ये सारी सिचुएशन में दोनों ही कोज हैं। और ये ऐसा नहीं आप लोग अगर बात करें कि यहां पर यार ये हवाई के बारे में बात की जा रही है, इनको कहीं पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यानी कि ऐसा कि कहीं पर भी अगर आग लग रही है तो मेनली रीजन क्या रहते हैं कि इंसानों की वजह से रहता है, नेचर की वजह से रहता है। तो ये पॉइंट आप लोग दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार वहां पर आए थे बस वहीं के ही हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचा करते। ओके, अब ये जो न्यूज है आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप लोग यहां से समझ सकते हैं। अब ये देखो कि कोज क्या है यहां पर, जब कोई ऐसी अगर कोई ऐसी आग लगती है तो इंटरेस्टिंग चीज देखो यहां पर। अभी आप लोगों को मैंने लोकेशन बता दी कि यहां पर कौन सी लोकेशन थी, किस लोकेशन पर यहां पर ये दुर्घटना जो है वो देखने को मिली। तो दो इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों के लिए यहां पर हो गई, एक तो माई ये बेसिकली आइलैंड हो गया, और दूसरा हवाई पर्टिकुलर एरिया जो मेन आइलैंड हो गया वहां पर देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर में। अब ऐसी आग लग रही है और फिर वो बढ़ भी रही है, तो उसके पीछे क्या है, तो यहां पर जो विंड्स यानी कि जो हवाएं चली उस टाइम पर ये था हरिकेन। जैसे हमारे रीजन में हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, ऐसे ही यूएसए के जब रीजन में आप लोग जाओगे तो उसको हरिकेन बोलते हैं। यानी कि कंडीशन सेम ही है, बस नाम अलग है। जैसे कॉलेज का नाम कुछ है, घर का नाम कुछ और हो गया, इस तरीके से। तो इसका नाम है यहाँ पर डोरा। तो डोरा हरिकेन जो है इसकी वजह से जो बहुत तेज हवाएं चली उसकी वजह से ये जो आग है ये और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉम ये जो हवाएं चल रही थी ये पैसिफिक ओशन में बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली कि हवाई आइलैंड जो है वहां पर हवाएं पहुंची। ठीक है, तो हीरा जो एक याद रखिएगा, ये हरिकेन जो डोरा है डिड नॉट हिट, ये नहीं कि ये नहीं गया है बेसिकली हवाई, जो कंफ्यूजन में डाला जा सकता है आपको कि हवाई आइलैंड पर ये पर्टिकुलर हरिकेन भी यहां पर गया, ये नहीं गया, इसकी हवाएं गई वहां पर। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो आग की जो फ्लेम है वो और ज्यादा खतरनाक हो गई। तो ये एक टेक्निकल एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली तो आप लोग नहीं बोल सकते कि हाँ आग लगाता है, पर लेकिन वो आग लगाने का माहौल बना देता है। जैसे नहीं नंबर कम आ गए, पड़ोसी के बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए, वो आप लोग घर में आके बैठ गया, अरे बच्चे के नंबर नहीं आए, हमारे वाले को तो भाई साहब इतने नंबर आए, हमारे वाला तो टॉप कर गया, तुम्हारे वाले को भाई साहब सीजीएल में सबसे नीचे वाली पोस्ट मिली, हमारे वाला तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। मतलब सिलेक्शन होते होते ही पिटवा देंगे वो लोग। ठीक है ना तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये माहौल बना देता है कि हाँ आग लगेगी। तो आग लगने वाला माहौल यहाँ पर ये बना देता है, क्योंकि सूखा वहां पर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ा वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लार्ज स्केल पर ग्रीन हाउस गैस जो रहती है वो ऑलरेडी गर्म माहौल किए रखती है, तो आसानी से आग लग जाती है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल वो पड़ोसी वाला काम करता हुआ यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है वो नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर जो ये एरिया है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया कि अंडमान निकोबार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हल्का सा एक ओवरव्यू यहाँ पर भी डाल दिया है कि यूएसए का ये आइलैंड है यहाँ पर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है होनोलुलु, तो ये याद रखिएगा, ये इसकी कैपिटल होगी यहाँ पर। तो इसी के साथ में लोकेटेड किस में है, ये है अहू, जो पर्टिकुलर आइलैंड हो गया उसमें ये होनोलुलु आप लोगों को देखने को मिलेगी। हवाई में कई सारे और भी 8 आइलैंड हैं, इनके नाम दे रखे हैं। जो हवाई है वो बेसिकली ऑल्सो नोन एज द बिगेस्ट, यानी कि सबसे बिग आइलैंड है, बिग ब्रदर बोल देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हो गया। वोल्केनिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वर्ल्ड के मोस्ट वोल्केनिक जो आप लोगों को इरेप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, रिंग ऑफ फायर, यानी कि पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर जो देखने को मिलती है, जहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनो आते हैं, उसमें हवाई आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आसानी से आग लगती यहां पर नजर आती है। काफी डाइवर्स आप लोगों को लैंडस्केप देखने को मिलेगा, कहीं बीच है तो कहीं आप लोगों को यहाँ पर खाइयां देखने को मिलती है, कहीं रेन फॉरेस्ट है। तो अलग अलग तरीके का नहीं कहते कि मिक्स वेज है, सब कुछ मिलेगा, शादी में सब कुछ मिलता है, गोलगप्पे भी खाने, हलवा भी खाना है, ऐसा वहां पर आप लोगों को पूरी कचौरियां भी खानी है, सब मिलेगा यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर बोल सकते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वार्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल जैसे हमारा देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में यहाँ पर ये निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि अभी बताना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब उसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में आप लोगों को हवाई आइलैंड देखने को मिल रहा है, तो हो गया ना बिल्कुल सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर। उसी में आप लोगों को अपना देश देखने को मिलेगा। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर घूमेगी चारों तरफ को पृथ्वी के, तो यहाँ पर कहीं हवाई वाला हो गया, यहाँ पर अपना देश हो गया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी हो रहा है, रेन भी हो रही है, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें पर्टिकुलर एरिया जहां पर ये आग लगी, ये है यहाँ पर
ये हवाई आइलैंड हो गए सारा मिलाकर, ये हो गए यहाँ पर जहां पर ये आग लगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, ये स्टैंडर्ड टाइम जोन दिखाने की कोशिश की गई है। ये कई बार आप लोगों को ज्योग्राफी का बड़ा ही प्यारा सा पोर्शन होता है आप लोगों का। स्टैंडर्ड टाइम जोन आप लोग यहाँ पर जब डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर इस लाइन के इधर आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर संडे और इधर जाओगे तो मंडे। ठीक है, तो ये ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है। इसीलिए ये लाइन ऐसी जगह से निकाली गई है जहां पर मिनिमम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना के बराबर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी फॉरेस्ट फायर के बारे में अगर दुनिया भर के देशों में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया जाए तो फॉरेस्ट फायर ऐसा नहीं कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। पहले तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत कम देखने को मिलती भी थी। अब तो आप लोग देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब लाखों में इंसिडेंट है भाई साहब 2021 के। तो आप लोग समझ सकते हैं 18, 19, 20 से इंसिडेंट इतने ज्यादा बढ़ गए जिसकी कुछ हद नहीं है। यानी कि और मैक्सिमम इंसिडेंट में आप लोगों को कहानी देखने को मिलेगी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। यानी कि इंसान जो है वो अपनी बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कोई एग्रीकल्चर लैंड बना रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई वहां पर फैक्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सीधा सीधा क्या है, पहले जंगलों को जला दो। जलाने के बाद में जो लकड़ी निकलेगी वो बेच दी जाएगी मार्केट के अंदर में, और फिर वहां पर जो जमीन निकलेगी या तो उसके ऊपर खेती कर लो या उसके ऊपर कोई अपना फैक्ट्री वैक्ट्री लगा दो, जो भी करना है कर दो। तो ये है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो फॉरेस्ट फायर होती है उसको बुश या फिर वेजिटेशन फायर या फिर वाइल्ड फायर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये सी के नाम है। इसमें कई सारी ऐसी होगी कि अनकंट्रोल होगी, वैसा बही जा रही है, लपेट के ले गए सबको। कई सारे ऐसे होंगे कि यहाँ पर कंट्रोल हो जाती है, जिसमें कंडीशन थोड़ा सा ऐसा रहता है कि माहौल है कि ठीक है आसपास में ऐसे रीजन है कि जहां पर फैलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो 3 कंडीशन है जो कि आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे, जिसकी वजह से फ्यूल मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए और हीट सोर्स बेसिकली होना चाहिए। अगर माहौल ये तीनों मिल गए तो फिर कुछ नहीं है, बस तिल्ली फेंकनी है और उसके बाद में देखो कैसे धड़ाधड़ धड़क कर आग जलती है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर फिर आप लोगों के सामने यहां पर ये पिक्चर है, ये नेचुरल कोज बता रहा है कि वोल्केनिक फायर हो गई, स्पॉन्टेनियस फायर हो गई, या अंडरग्राउंड कोयले के अंदर में आग लग गई, या एक तरीके से बिजली कड़कना हो गया, ये चट्टानें गिर गिर कर आ रही हैं, चट्टानों में स्पार्क लगा उसकी वजह से आग जल गई। यहाँ पर ये समझ सकते हैं। मैन मेड की मैंने बताई थी, यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कोई वहां पर हाथ ताप रहा है, कोई सिगरेट फेंक रहा है, किसी इक्विपमेंट में आग लग गई, या फिर कहीं लैंड क्लियर करने के चक्कर में, और ग्लोबल वार्मिंग को भी इंसानों की हरकतों में ऐड कर दिए गए यहाँ पर। तो ये रीजन है। अगर आंसर राइटिंग के लिए लिखने के लिए आ जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आप लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी बात मैंने बताई आप लोगों को बाहर के देशों के बारे में। अब कुछ बातें अगर मैं आप लोगों को अपने देश के बारे में बताऊं, जैसे हमारे देश के बारे में अगर आप लोगों से पूछे कि कौन सा रीजन है जहां पर मैक्सिमम आग लगने के चांसेस होते हैं, तो फायर सीजन जो है वो नवंबर से लेके जून के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग बोलोगे जून में क्या दिक्कत है? जून में दिक्कत यह कि जून में मानसून आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही मानसून आया तो फिर आग लगने के चांसेस कम, वहां पर बारिश होती है धड़ाधड़ और मैक्सिमम गीला रहता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। फैक्टर टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश, वेजिटेशन कैसी है, हरी है, सूखी है, उसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, ज्यादा मॉइस्चर होगा तो आग कम लगेगी, सूखा होगा तो फटाफट आग लगेगी। इवन हमारे देश में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मानना यह है कि 36% जो इंडियन फॉरेस्ट हैं वो फ्रीक्वेंटली आप लोगों उसमें आग लगती हुई नजर आएगी। ये खुद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर बताता है। हाईएस्ट फायर इंसिडेंट कहां पर रिपोर्ट किए जाते हैं? तो मार्च, अप्रैल और मई में। यहां पर आप लोगों को एक काफी ड्राई एक तो रीजन देखने को मिलेगा इसमें, अनेक तरीके से आप लोगों को पतझड़ वाला जो मौसम बेसिकली आप लोग बोलते हो, उसके बाद में फिर आप लोगों को मानसून और वो सब चीजें आती हैं निकलकर। तो ये मैक्सिमम रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मोस्ट फॉरेस्ट फायर जो रहते हैं वो मैनमेड हरकतों की वजह से देखने को मिलती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया लैंड यूज पैटर्न, मतलब इंसानों के द्वारा हरकतें ज्यादा की जाती हैं, और ये इंडिया के अंदर भी ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है नॉर्मली। अब इनमें से आप लोग देख लो किस राज्य से आप लोग आते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो इंसिडेंट देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और अदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर तो यहाँ पर अगर बात करें मार्च से लेकर अप्रैल तक का, तो यहाँ पर ये वाला रीजन है, यहाँ पर सब में लगभग इक्वल देखने को मिलेगा। पर अक्टूबर से नवंबर में जाओगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसिडेंट आप लोगों को पंजाब वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो ये क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके डायरेक्ट आप लोगों से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है
और डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें फॉरेस्ट फायर के बारे में, तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये पिक्चर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो डिफाइन कर देगी। एक तो जो ग्राउंड पर आग लगती है, ग्राउंड में आग लग गई, ग्राउंड में चल रही है, ये लंबे समय तक चलती रहती है, ऐसा नहीं एक तरीके से अंदर ही अंदर आग चल रही है, ठीक है। एक होता है सरफेस के ऊपर आग लगना, ये सरफेस पर चल रही है, और दूसरा ऊपर क्राउन, यानी कि ग्राउंड, सरफेस और क्राउन, 3 तरीके से आप लोगों को फायर यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर जो ग्राउंड फायर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो वो अंडर वेजिटेशन देखने को मिलेगी। सरफेस फायर ऊपर, जैसे सूखी पत्तियां जलाकर ले गई, और ये पेड़ के टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसी फायर काफी रेयर होती है हालांकि, क्योंकि पेड़ के टॉप पर नॉर्मली घने भरे पेड़ रहते हैं, तो ये अगर मौसम ही ऐसा होगा कि बर्बाद वाला, तो ही यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। और ये काफी स्लो होती है और ये लंबे समय तक टिकने वाली होती है। ये फटाफट, ये भी क्या करती है, बहुत जल्दी फैलती है। सूखा पत्ता है, फटाफट पकड़ेगा, फटाफट यहाँ पर सारे को जलाकर ले जाएगा झटके में। तो ये वो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलो कि यार इसको रोकना है तो कैसे रोकेंगे, तो प्रिवेंशन के कई तरीके हैं यहाँ पर। तो एक तो सबसे पहले है फोरकास्टिंग। एक तरीके से पहले ही बता देना भाई से इस टाइम पर यहाँ पर आग लगेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले वहां पर ड्राई जो बायोमास है, पत्ते पड़े हुए हैं, टूटे फूटे वहां पर पेड़ टहनियां पड़ी हुई हैं, उनको हटा दो पहले से ही। अर्ली बर्निंग जो ऑफ द ड्राई लिटर, जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट के फ्लोर पर जो पहले पड़ा रहता है, उसको पहले इकट्ठा करके पहले ही जला लो उसको, ताकि उस टाइम पर आग न फैले। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ग्रोइंग जो फायर हार्डी प्लांट्स जो रहते हैं स्पीसीज विद इन द फॉरेस्ट, उनको साइड में कर दो जिनमें आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कई सारे ऐसी चीजें हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं जो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हैं उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्रिवेंशन की बात की जा रही है और कंट्रोल की बात की जा रही है। ऐसे ही प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए कई सारे स्टेप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकाल कर लेकर आती है, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉच टावर, पहले एक वो नहीं लंबे लंबे ऊंचे टावर बना दिए, वहां पर इंसान को बैठा दिया, कहीं पर भी आग लग रही है तुरंत ओए आग लग गई भाई साहब आ जाओ, और पानी लेके अपना जो चीजें उनको बुझाने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में डिप्लॉयमेंट ऑफ फायर वॉचर, उनको लगा दिए यहाँ पर। मेंटेनेंस ऑफ द लाइन, जो भी यहाँ पर रहती है, पता चला लाइन में चिंगारियां उठ रही हैं, उसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट का सिस्टम, इसरो भी यहाँ पर रोल प्ले करती है, आप लोग देखते हैं। मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग, जो स्पेक्ट्रोमीटर है, तो डिवाइस का इस्तेमाल किया सकता है सैटेलाइट डेटा का। तो ये कई सारे तरीके हैं, जब आग बुझानी है तो वैसा बुझानी है, अब लग के काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे कंट्री के अंदर में कहां पर आग के प्रोन एरिया देखने को मिलेंगे। इवन संविधान के अंदर में प्रोविजन भी है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना जब भी कहीं पर आग लगती है, तो फिर यहाँ पर एग्जामिनर के भी फिर दिमाग में आग लगती है और फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। फॉरेस्ट वगैरह ये सारी चीज जो थी ये स्टेट लिस्ट में थी, और फिर इनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। यानी कि पहले ये राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर यहाँ पर इसको स्टेट से हटाकर ये समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगे। आर्टिकल 51A का जी है वो इन्वायरमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और ये आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी के साथ में आप लोग डीपीएसपी में 48A ये स्टेट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट। तो यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये डीपीएसपी का भी काम किया जा रहा है यहाँ पर, और ये स्टेट के साथ में सेंटर भी यहाँ पर मिलकर काम करेगा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। तो इसके लिए प्रोविजन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें सारी बातें आप लोगों को पता चल गई। अब एडवांटेज क्या है यहाँ पर एक तरीके से, और डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, ये सारे बता दिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी आग लगती है तो कई सारी बीमारियां तक खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है रिसाइकल होता है कि नहीं, खेतों में जब चीजें घास पत्तियां जला देते हैं तो वो खाद का काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी अच्छी भी चीजें होती हैं, पर कई बार इसकी बुरे हालत देखने को मिलेंगे कि कोई जलाया तो वहां पर पता चला जो कैचुए वैचुए हैं, जो फायदेमंद जीव जंतु है वो भी जल जाते हैं। वो तो सबको लपेटेगी आग, थोड़ी ना देखेगी अच्छा जीव है ये बुरा जीव है, तो किसको आप लोगों को लेकर चलना है। तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पैटर्न में आप लोगों को देखती हुई नजर आती है, तो इनको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कई बार इसकी वजह से क्या होता है, जल गया, सूख गया, सूखने की वजह से फिर वहां पर अगर जरा सा भी जमीन जो है उसमें दरारें पड़ जाती हैं तो इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है, ह्यूमन लाइफ भी कई बार थ्रेट हो जाती है, जैसे अभी कितने सारे लोगों की जान चलेगी। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अगर आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए तो इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो पूरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इसके लिखने के लिए आप लोगों को अगर मैं क्वेश्चन दे दो आंसर राइटिंग के लिए, तो आप लोग एक अच्छा सा आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, है कि नहीं, बताइए कोई डाउट है क्या इसके अंदर में। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो अच्छे से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और फिर से बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पोस्ट किया जाता है उसमें कोशिश किया करो कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से भी एक दूसरे के रिव्यू कर दिया करो, और फिर आप लोग मॉडल आंसर भी देख लिया करो जो मॉडल आंसर आप लोगों को पोस्ट किया जाता है,
उसको आप लोग अच्छे से देखा करो कि आप लोगों ने कौन कौन सी कमियां उसके अंदर में छोड़ी है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का भी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है मॉडल आंसर देखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो आसानी से अच्छे से लेकर चलिए, क्योंकि यार एग्जामिनर जो है वो आप लोगों का थोपड़ा नहीं देखेगा वहां पर कि ये किस चेहरे का आदमी है, ये क्या किस तरीके का दिखता है। वो आप लोग की कॉपी देखेगा और कॉपी से ही डिसाइड करेगा कि आप लोग कितने मार्क्स देने हैं। तो कितना भी पढ़ लेना, कितना भी कुछ कर लेना, जब तक आंसर राइटिंग पे पकड़ नहीं बनाओगे तब तक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं पाओगे। इस बात की मैं लिखकर आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। चाहो तो सिग्नेचर करवा लेना कहीं पर, मैं आसानी से कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। तो उसको साथ में लेकर आप लोगों को चलना है। और बाकी प्रैक्टिस जरूर किया करो जब भी कोई टॉपिक पढ़ लेते हो। जैसे बात की जा रही है कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है हवाई आइलैंड के बारे में, तो अभी सारी बातें हवाई आइलैंड के बारे में पढ़ाई, तो इनको अटेम्प्ट करो। कौन सा आंसर सही है वीडियो को पॉज कर तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अभी पढ़ाई, अब तो आंसर आप लोग दे दोगे, उसमें कोई बड़ा जादू नहीं है। पर इसको थोड़ी देर के बाद में अटेम्प्ट करना तो मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये नोट करेक्ट के बारे में है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, कब कब आग लगती है, तो ये भी कोज सारे फैक्टर मैंने पढ़ाए, तो आंसर इसका डी हो गया। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करो। एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, तब चीजों को ढंग से आप लोग लेकर चलोगे। फॉरेस्ट फायर के बारे में तो क्या क्या यहाँ पर रीजन है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। यहाँ पर करेक्ट है सारी की सारी चीजें, तो ये भी आप लोगों को पढ़ाया। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि टॉपिक को तैयार करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया, करंट में क्या था, अब ये देखो करंट पढ़ लिया हम लोगों ने, इसके बाद में फिर न्यूज पता चल गई कि यार यहाँ पे किसकी वजह से न्यूज में था, मैं बेस्ट लोकेशन का भी आप लोगों को पता चल गया कि हाँ यार ये इसकी वजह से थे यहाँ पर, इसी की वजह से फिर यहाँ पर क्या क्या मैन मेड एक्टिविटी वो सारी बता दी मैंने आप लोगों को, क्या क्या कोर्स है उसके बारे में सारी चीजें समझा दी, हवाई की लोकेशन के बारे में सारी बातें आप लोगों को बता दी अच्छे से। यहाँ पर फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस क्या होते हैं, ये अलग से टॉपिक हो गया पूरा फॉरेस्ट फायर का। अगर कोई आप लोगों से बात करने बैठे तो ये पूरा एक अलग से टॉपिक हो गया। फिर हमारे देश के अंदर में क्या कंडीशन है, कितने टाइप की फॉरेस्ट फायर होती है, ये अलग से कंडीशन आप लोगों की समझा दी। यहाँ पर पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये सारे न्यूज़पेपर में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। आप लोग कभी न्यूज़पेपर में ढूंढने लगो और बोलो कि यार न्यूज़पेपर में तो ये थे ही नहीं ठीक है, क्योंकि ये मेहनत होती है, अलग से पीपीटी आप लोगों के लिए इसे बनाई जाती है ताकि आप लोग इनको आसानी से बैठकर जब रिवीजन करो तो आसानी से रिवीजन कर सको। और ये हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए गए, तो ये प्रॉपर क्वेश्चन हो गए इस पर्टिकुलर टॉपिक के। अब सोचो इस टॉपिक में से कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग छोड़ोगे क्या, चाहे कोई आंसर राइटिंग की बात कर ले, चाहे कोई इंटरव्यू पूछ ले। तो इसको कहते हैं यार तैयारी करना, ऐसे तैयारी करो कि झंडे गाड़ कर आओ, और आंसर राइटिंग जरूर करना जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और अच्छे से चीजों को लेकर चलो, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज थी जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा यहाँ पर आप अभी देखा कंट्रोवर्सी में भी यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर एक कमेंट किया था नेहरू जी के सरनाम को लेकर, तो उसके लिए कांग्रेस ने यहाँ पर प्रिविलेज मोशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ यहाँ पर लाई गई। तो ये प्रिविलेज मोशन क्या है, इसके बारे में कहां पर मेंशन है, और यहाँ पर ये प्रिविलेज मोशन जो है यहाँ पर ये किस तरीके से लाई जाती है, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूं। तो पॉलिटिक्स एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का कवर होगा यहाँ पर। जैसे यहां पर बोला जाए तो इन द लेटर टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा द लेटर ऑफ द अपोजिशन पार्टी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज मोशन टू द, एक तरीके से मैं आप लोग क्यों पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो एक पर्टिकुलर पोस्ट है जिसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर, जैसे राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर। तो चेयरमैन से रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा कि यहाँ पर प्रिविलेज मोशन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ यहाँ पर वो लाया जाए, जिससे कि उनके द्वारा नेहरू जी के ऊपर कमेंट किया गया। तो मतलब कहने का ये कि अपने आप प्रिविलेज मोशन आप लोग नहीं ला सकते हैं जब तक कि उसका एक्सेप्ट ना किया जाए लीडर ऑफ हाउस, बेसिकली एक तरीके चेयरमैन के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा में, और जैसे बात करें यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर बेसिकली लोकसभा में। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में मेंशन किया गया प्रिविलेज मोशन के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी और स्टेट असेंबली के लिए भी। तो पार्लियामेंट के लिए 105 में है और स्टेट असेंबली के लिए 194 में है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो भी अपना जो मेंबर है वो अपनी ड्यूटी को ढंग से रेस्पॉन्सिबली निभा सकें, ताकि उनकी उसमें कोई इंटरफेयर न आए। तो यहाँ पर उनको प्रिविलेज दिए जाते हैं, ठीक है, कि कोई अरेस्ट ना कर ले, वो सब चीजें। तो इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो स्पेशल राइट इम्यूनिटी उनको दी जाती है यहाँ पर जो एंजॉय करते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हमारे विधायक और हमारे जो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं सांसद साहब, ठीक है। प्रिविलेज मोशन जो है डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए आप लोग ये एक्सटेंड नहीं होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर उनके लिए अलग से ही प्रोविजन है सारे, और ये पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट भी है।
बाकी यहां पर इसके लिए दो कंडीशन रखी गई है, या तो कोई स्पेसिफिक मैटर अभी रिसेंट में हुआ है, ऐसा नहीं कि पुरानी बहुत पुरानी बात है उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर मैटर जो रिक्वायर टू इंटरवीन ऑफ द हाउस, तो हाउस में इंटरवीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि इस मामले में सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। रीजन क्या है? रीजन यहां पर स्पीकर और या फिर राज्यसभा में बात करें यहां पर चेयरमैन, वो फर्स्ट लेवल की ये इंक्वायरी करवाएंगे उसमें, यहां पर तब पता चलेगा कि अच्छा सेटिस्फैक्टरी है कंडीशन या फिर नहीं है। और याद रखिएगा यहां पर ये इनिशिएट की जा सकती है एनी मेंबर ऑफ द हाउस, जिस भी हाउस में बात की जाती है, पर लेकिन कंसेंट लेना पड़ेगा स्पीकर और चेयरमैन का, यानी कि जब तक स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है उसको अलाउ नहीं कर देते तब तक ये नहीं आएगी, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रिविलेज मोशन जो है यहाँ पर ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। प्रिविलेज वो ये कि विशेष अधिकार मिले हुए, तो उसके लिए यहाँ पर ये आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलता है। तो बहुत ही बेसिक से इंफॉर्मेशन है, माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। आर्टिकल जरूर याद रखिएगा दोनों के लिए कि कहां पर किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है। 105 जो है वो किसके लिए है? वो है बेसिकली पार्लियामेंट के लिए, और 194 किसके लिए है? वो है स्टेट असेंबली के लिए। ओके, ये जो न्यूज होती है ये ऐसी न्यूज होती है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के आप लोगों के चांसेस एग्जाम में बढ़ जाते हैं। जैसे यहां पर क्या बात की जा रही है कि ओवर 2400 किल्ड इन हैती गैंग वायलेंस सिंस जनवरी, यूएन के द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अभी सबसे पहले यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है हैती कहां पर है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया क्यूबा, ये हो गया बेसिकली कहां, ये पर्टिकुलर कैरेबियन सी हो गया। अगर मैं आप लोगों को इसको मैप में दिखाऊं तो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे किस लोकेशन की बात की जा रही है। पर्टिकुलर लोकेशन आप लोग देखिए, अपनी प्यारी कंट्री से आप लोग चलेंगे, ये है हैती, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऊपर हो गया नॉर्थ अमेरिका, नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया साउथ अमेरिका, इसके बीच वाला जो रीजन है कैरेबियन, वहां पर हैती आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां से ये न्यूज निकल कर आई तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। लगभग 2439 लोगों की जान जा चुकी है, तो ये बात यहां पर बोली गई है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो हैती जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है कैरेबियन बिहाइंड द क्यूबा एंड द डोमिनियन जो डोमिनिकन रिपब्लिक है। पर्टिकुलर लोकेशन आप लोग याद रख सकते हैं, और ये कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो लोकेटेड है यहाँ पर, ये आप लोगों को पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दी है, ठीक है। इसके कुछ आइलैंड के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं जो आप लोग याद रखिए ना, पर हैती की लोकेशन और इसके आसपास में जैसे यहाँ पर बहामास हो गया, ठीक है। तो तुर्क्स एंड यहाँ पर काइकोज ये पर्टिकुलर हो गया, ये डोमिनिकन रिपब्लिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये क्यूबा हो गया। तो इस पर्टिकुलर रीजन का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। वैसे बेसिकली कैपिटल क्या है यहाँ पर? पोर्ट ऑ प्रिंस। ये कैपिटल कई बार आप लोगों से जैसे एसएससी वगैरह में या वनडे टाइप एग्जाम में पूछ ली जाती है, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, पर हाँ आप लोगों से यूपीएससी इस पर्टिकुलर इंपोर्टेंट सिटी का नाम मैच करने के लिए जरूर पूछ सकता है कि कहां पर किस कंट्री में पड़ती है, क्योंकि जो न्यूज में होती है उससे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस की न्यूज है, काफी इंपोर्टेंट है। देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिजिनसी बुल्ड, जो यहाँ पर एक तरीके से वॉरशिप जिसका नाम है यहाँ पर विंध्यागिरी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, जो कि आप लोग याद रखते हैं। हमारे देश के अंदर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको प्रोजेक्ट 17 बोलते हैं। 17A का मतलब अल्फा है यहाँ पर, तो इससे फेरिगेट यानी कि लड़ाकू जो जहाज होते हैं बेसिकली उनको बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं इसमें काफी लार्ज स्केल पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से 6th वेसल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी रोल आउट किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत में 6 नंबर का है, यानी कि INS आप लोगों को नीलगिरी, इसी के साथ में उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, ये यहाँ पर दुनागिरी, ये आप लोगों को यहाँ पर 19 से लेके 22 तक का ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हमारे देश की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मारक क्षमता खासकर पानी के अंदर में नेवी की। ये बिल्ड किया गया इंडियन नेवी के साथ में, कोलकाता बेस्ड, जिसका नाम है एक कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा। तो गार्डन जो रीच शिप बिल्डिंग है, इसी के साथ में इसका पूरा नाम है GRES, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ये इंजीनियर्स, जिसको GRSE बोला गया है, ठीक है। 17A शिप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से जो शिप आर गाइडेड मिसाइल, ये फेरिगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें गाइडेड मिसाइल भी लगती है, और इसकी अप्रोक्सीमेट जो है क्षमता अगर बोला जाए, ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं। तो स्पीड क्या है 28 नॉट्स हो गई, और यहाँ पर जो वेट की बात की जाए तो 6670 टन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये एयर, सरफेस और सब सरफेस सब जगह यहाँ पर एक तरीके से चीजों को न्यूट्रलाइज भी कर सकती है, थ्रेट को, और सही तरीके से काम भी कर सकता है। तो ये काफी एक तरीके का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हमारी डिफेंस शक्ति को बढ़ाएगा, ठीक है। तो शब्द यूज कहते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर स्टेल्थ फ्रैगेट। इसका मतलब क्या होता है? फेरिगेट आप लोग बोल सकते हो। इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब ये रहता है
कि अगर बात करें तो यहां पर ये एक ऐसा वॉरशिप है जो कि यहां पर लड़ाई का काम करने का काम करता है, और इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी लगी होती है वो सबसे अच्छी बात यहां पर ये है कि ये रडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, यानी कि रडार से भी इसकी नजरों से निकलकर यहां पर निकलकर चला जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के बारे में डायरेक्ट पूछ लेंगे आप लोगों से, बोलेंगे क्या यहाँ पर ए का मतलब क्या है, तो अल्फा है यहाँ पर। ये इंडियन नेवी के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ताकि यहां पर चीजों को आगे लेकर चला जा सके। इसी के साथ में प्रोजेक्ट 17 जो शिवालिक क्लास फ्राइगेट, यहाँ जो फेरिगेट आप लोगों को देखने को मिला, तो इसके लिए भी आप लोग याद रखते हैं। और यहां पर ये सारे काम जो किए जा रहे हैं मिलकर मजगोंग डॉक शिप लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी, और GRSC जिसके बारे में मैंने बताया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस के लिए, तो अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, कंफ्यूज आना कतई नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर और यहीं पर छोड़कर जाना है। ओके, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, हेल्थ के लिए भी आप लोग बोल सकते हैं, और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये वर्ल्ड के लिए भी हो गई, तो वर्ल्ड और हेल्थ दोनों के साथ में आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जो WHO के चीफ हैं उनके द्वारा भी बोला कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उनके ऊपर फोकस देना चाहिए, उनकी डिमांड जो है फिलहाल बढ़ रही है, और हमारा देश इससे ज्यादा है, हमारे देश से ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन इसकी समझ सकता है, क्योंकि आयुर्वेदा हमारे देश के द्वारा दुनिया को दिया गया। तो उसी के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको WHO बोलते हो, उसकी मीटिंग अभी आप लोगों को देखने को मिली, कहां पर, जामनगर गुजरात के अंदर में। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में यहां पर बात की गई, कैसे चीजों को लेकर चल सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस, इंडिजिनस डिफरेंट कल्चर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक जो एंशिएंट जो भी दवाइयां आप लोगों को देखने को मिलती हैं उसकी वजह से यहां पर ये सामने निकल कर आती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में अगर बात करें, योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा, ये सारे हमारे पार्ट हैं। खासकर सिद्धा जो सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो तमिलनाडु और केरला में फॉलो किया जाता है। सोवा रिगपा जो है लेह लद्दाख वाले रीजन, अरुणाचल प्रदेश, इन रीजन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बाकी आयुर्वेदा तो पूरे देश में आप लोग देखते ही हैं। तो ये हमारे देश का सिस्टम है। तो इससे रिलेटेड जो मीटिंग अभी देखने को मिली, याद रखिएगा, जामनगर गुजरात में WHO की मीटिंग हुई, जहां पर इसको और बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है अभी आप लोगों को हैती के बारे में बात की, तो बोला गया कि ये कंट्री लोकेटेड है आइलैंड ऑफ द, जिसका नाम भी यहां पर दे रखा है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा सकता है। ये है बेसिकली हिसापानियोला। ठीक है, हिसापानियोला। ठीक है, तो हिसापानियोला जो है यहां पर, ये बेसिकली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहां पर है, इन द ग्रेट एंटिलीज, जो यहां पर आर्कियोपेलागो है ब्लैक सी में, ये बोला गया यहां पर। ठीक है, बोला गया कि यहां पर एक तरीके से जो कोस्टल लाइन है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, हैव ए लेंथेस्ट कोस्टल लाइन इन द ग्रेट एंटिलीज। तो यहां पर कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। एंटिलिस बोल सकते हैं बेसिकली। सही स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन, नो टू। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहां पर हैती के बारे में, सी ऑफ जापान, ये ईस्ट सी सेपरेट फ्रॉम द ईस्ट चाइना सी बाय द, यहां पर जो नाम दे रखे ना, ये मैंने आप लोगों को बताया कि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है तुसीमा, बेसिकली टी साइलेंट कई बार देखने को मिलते हैं। यहां पर कोरिया स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो तुसीमा है यहां पर, तुसीमा स्टेट, ये एक तरीके से कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान को येलो सी के साथ में और ईस्ट चाइना सी के साथ में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बाकी सी सेट का क्वेश्चन है, ये आप लोग देखिएगा अच्छे से, और सी सेट का टेस्ट भी है। ठीक है, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट करना है। पिछली बार नहीं हुआ था सी सेट का टेस्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव होता है, यानी कि इस वीक होगा, अगले वीक नहीं होगा, इस वीक होगा, अगले वीक नहीं होगा, इस तरीके चलता है। ऑल्टरनेटिव वीक में जीएस का आप लोग का बेसिकली कॉन्टिन्यूअस चलता है, तो आप लोग दोनों को अच्छे से अटेम्प्ट करके चलिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो यहां पर है, ये बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, ये किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोग देख रहे थे रामसर साइट आप लोगों से डिस्कस की जा रही थी। रामसर साइट कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा पोर्शन जो हम लोग लेकर चलेंगे, ये बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, अभी नेशनल पार्क आप लोग यहाँ पर आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो नेशनल पार्क आप लोग के जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर काफी फेमस है हिमालयन स्नो कुक। तो ये इसी के साथ में यहाँ पर ब्राउन बियर, तो ये इंपॉर्टेंट पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई गई है। इसी के साथ में रैनी रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो नॉर्थ बाय रैनी रिवर, और साउथ में इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर जिसका नाम है कबार नाला। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये पर्टिकुलर बात की जा रही है किसकी, ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन की बात की जा रही है। इसी के साथ में एक और रिवर इससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये है बेसिकली मारवा रिवर। नेशनल पार्क 4 फरवरी 1981 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले पूछा गया करेक्ट, तो कोई सा भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि डिटेल में अभी आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन की है कहां पर है। दूसरी स्टेटमेंट में अगर बात करें तो इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों करेक्ट है। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा बन जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर रखकर जाना है आप लोग। ओके,
आइए कुछ अंग्रेजी के शब्द आप लोगों को सिखाता हूं, आप लोगों की अंग्रेजी जो है वो इंप्रूव करके आप लोगों को दिखाता हूं अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे। ठीक है, इंट्रिकेट है यहाँ पर जटिल, यानी कि बहुत ही पेचीदा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जिसके लिए बोल सकते हैं यार कई बार कई सारे बच्चे बोलते हैं सर यूपीएससी की जर्नी बहुत जटिल है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये प्रॉपिटियस, इसका मतलब है अनुकूल, यानी कि वातानुकूल बोलते हैं, जो कि अच्छा लगे। ठीक है, डीम यानी कि समझना किसी चीज को, उसके ऊपर बेसिकली बोल सकते हैं एक तरीके कि कहीं ना कहीं चीज को अंडरस्टैंड करना बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जाए अनइक्वल्ड, इसका मतलब होता है अप्रतिम, यानी कि बेजोड़, जिसका कोई आपस में मेल ही ना हो। यहां पर रिलिंग्विस्ट होता है त्याग कर देना चीज को, कि भाई साहब जा तू भी क्या याद करेगा, छोड़ दिया। ठीक है, ओके। तो मैं आशा करता हूं आज का डिस्कशन आप लोगों ने काफी अच्छे से एंजॉय किया। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। और सबके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज नंबर 4, जाकर सब अटेम्प्ट करिएगा और अच्छा परफॉर्म देना है। ठीक है, और काउंट किया जाएगा, ये आप लोगों को बता दूं 9:30 से 11:30 के बीच में जो रिजल्ट आ जाएगा उसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई बाद में देगा तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो 9:30 से 11:30 के बजे जो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा वही यहां पर डाउनलोड करके जो है वो सबके सामने रखा जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट डे जो है काउंट करके सबको, उनको ऐड करके उनको एक कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो देखता हूं कौन कौन यहां पर सही से इसको अटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।